तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीमाओं के उपयोग। ऑलरेडी 2 वीडियोस इस पे ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। एक फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ भौतिक राशियाँ क्या है, कितने प्रकार की भौतिक राशि होती है, कितने प्रकार के आपके यूनिट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशंस किया पार्ट फर्स्ट में। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा कि किसी भी भौतिक राशि की बीमाएँ क्या होती हैं और उन बीमाओं को कैसे निकाला जाएगा डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के, है ना। हमारे पास बहुत सारे भौतिक राशियाँ, उन सारे भौतिक राशियों की बीमाएँ किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैं कर चुका। अगर आपने उन दोनों पार्ट को नहीं देखा, प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 11th फिजिक्स का, आप जाइए और उन दोनों पार्ट को सबसे पहले आप देखिए, फिर इस पार्ट को कंटिन्यू करिए। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा बीमाओं के उपयोग, है ना, कि बीमाएँ क्या है बेसिकली। ठीक, बीमाओं के उपयोग। ठीक, बीमाओं के उपयोग, बीमाओं का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, बीमाओं के मुख्यतः 3 उपयोग है, 3 तरीके से हम बीमाओं का यूज करते हैं। पहला आपका आता है, फर्स्ट आता है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। अगर आपके पास ऐसा सिस्टम में वैल्यू दे रखा है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है, या सीजीएस में दे रखा है तो उसको एसआई में कन्वर्ट करना है, या एफपीएस में अगर आपका वैल्यू दे रखा है उस एफपीएस के वैल्यूज को उठा के हमें एसआई में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम बीमाओं का यूज कर सकते हैं। दूसरा उपयोग होता है बेटा, दूसरा उपयोग होता है कि किसी भौतिक समीकरण के बीमीय संतुलन का परीक्षण करना। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशंस दे रखा है, जैसे मान लो कि इक्वेशंस आपके पास दे रखा है v बराबर u प्लस ए टी, ओहो सुंदर पढ़ा है सर मैंने तो ये इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या ये वाला जो इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन सही है? क्या आपने कभी चेक करा है क्या ये इक्वेशन सही है? तो हम चेक करेंगे बीमाओं के द्वारा, बीमीय विश्लेषण का यूज करके हम ये चेक करेंगे कि जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या ये इक्वेशन सही है, वो चेक करेंगे। ठीक, और नेक्स्ट हमारा थर्ड जो एप्लीकेशन है यह है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो अगर आपको विभिन्न राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना है तो उसके लिए भी हम बीमाओं का उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये मुख्यतः 3 एप्लीकेशंस है बीमाओं के, और इन तीनों एप्लीकेशंस को हम डिटेल में विद एग्जांपल जो है हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा बेटा, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना, मात्रकों में बदलना। ओहो बदलना है रे, ये बदलना है। चलो ठीक है, तो ये हमारा हेडिंग हो जाएगा कि एक पद्धति के मात्रक है और उस एक पद्धति के मात्रकों में उठा के किसे दूसरे पद्धति के मात्रकों में क्या करना पड़ेगा, हमें बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, किस तरीके से हम कन्वर्जन करेंगे, उसके रूल्स क्या है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए रूल क्या है, सबसे पहले देखिए। ठीक, जैसे हम बात करते हैं एसआई सिस्टम की, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो कि फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और एक सिस्टम हम ले लेते हैं सीजीएस सिस्टम। भाई सीजीएस सिस्टम, इसका एब्रिविएशन होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, सीजीएस सिस्टम का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक, जैसे हम बात करते हैं, मान लो एक तार है और उस तार की लंबाई मान लो कितना है भाई, 10 मीटर है। हमने कहा एक तार हमारे पास है और उस तार की जो लंबाई है वो कितना है भाई, हमने कहा 10 मीटर है। तो हम लोग ये 10 मीटर क्या इसको सीजीएस में लिख सकते हैं? हमने कहा सिंपल, 1 मीटर बराबर कितना होता है भाई, कमेंट सेक्शन में लिखना जरा। 1 मीटर बराबर होता है भाई 100 सेंटीमीटर। क्या होता है भाई, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। हमने कहा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर बराबर कितना भाई, तो हमने कहा 10 मीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर। तो हमने कहा देखो 10 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 10 मीटर को हम लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर लिख सकते हैं।
हमने कहा 10 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1000 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो 10 क्या है भाई, 10 है इस एसआई सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अगर हम इसको n1 से लिखते हैं, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करें बेटा, n1 से अगर रिप्रेजेंट करें, और m क्या है भाई, ये मीटर है, ये एसआई सिस्टम में लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो हमने कहा अगर इस मीटर, इस यूनिट को, क्योंकि ये यूनिट है, ये मात्रक है, अगर इस मात्रक को मैं किस में लिखता हूं भाई, इसको लिखता हूं मैं u1। तो n1 u1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, बराबर देखो 1000 क्या है भाई, ये 1000 आंकिक मान है किस सिस्टम में, सीजे सिस्टम में लंबाई का। ठीक है, लंबाई का आंकिक मान है 1000। तो हमने कहा इस 1000 को मान लो अगर मैं n2 से लिखता हूं, इस आंकिक मान को मैं n2 से लिखता हूं, और इस सेंटीमीटर को मैं u2 से लिखता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, तो मैं लिख सकता हूं कि n1 u1 बराबर क्या होगा भाई, n2 u2। क्या जगह भाई, n1 u1 बराबर n2 u2। तो यहां पे इसी रूल का हम यूज करते हैं कन्वर्जन करने के लिए, कि जब हम किसी मात्रक की हम उसके यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी किसी मात्रक की जब हम उसके आंकिक मान से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। तो इसके लिए रूल जो यूज करेंगे, तो सिंपल सा रूल यहां पे हम यूज करेंगे, रूल होगा n इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या होगा भाई, n इंटू यू इज इक्वल टू भाई कॉन्स्टेंट होगा। n क्या है, आंकिक मान है, u क्या है, आपका मात्रक है। तो हमने कहा आंकिक मान और मात्रक का जो गुणनफल होता है बेटा, ये नियत होता है, और इसी कॉन्सेप्ट का हमने यूज करना है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए n1 u1 बराबर n2 u2। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, n क्या है भाई, n है आंकिक मान, n है आंकिक मान, और u यहां पे बेटा क्या है, u है इसका मात्रक। u क्या है भाई, u है इसका मात्रक। ओहो बहुत सुंदर, गजब। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो लेट से कि मान लेते हैं, माना किसी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि हो सकता है, किसी भौतिक राशि की बीमा, मान लेते हैं कोई भौतिक राशि XYZ, कुछ भी हो सकता है, वो कार्य हो सकता है, वो बल हो सकता है, वो पावर हो सकता है, कुछ भी XYZ, कोई भी एक भौतिक राशि हम ले लेते हैं, और मान लेते हैं उस भौतिक राशि की जो बीमा है बेटा, वो क्या है, वो m की पावर a, l की पावर a, सॉरी b, l की पावर b, और t की पावर क्या है भाई, c है। जनरली हमने मान लिया कि जो हमारे कोई भौतिक राशि कुछ भी हो सकता है, वो उसकी जो बीमा है, मान लेते हैं क्या है भाई, मान लिया हमने m टू द पावर a, l टू द पावर b, और t टू द पावर क्या है भाई, c है। ओहो बहुत बढ़िया। तो हमने कहा देखो देखो, तो u1 क्या होगा, तो हमने कहा u1 का जो बीमा है, इस मात्रक की जो बीमा है, तो इसको हम बोल देंगे कि ये m1 की पावर a, l1 की पावर b, और t1 की पावर c है। हमने u1 को हमने क्या बोल दिया, हमने को बोला u1 की जो बीमा है, क्योंकि जो बीमा है ये मात्रक का ही होता है, मात्रक को ही लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं भाई, देखो बल का मात्रक क्या होता है भाई, ma। उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूं आपको, देखो बल बराबर होता है ma, है ना। मात्रक क्या होता है बल का, तो m का हो गया kg, है ना, a का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा kg m s की पावर -2, और इसी को न्यूटन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, इसी को न्यूटन लिखा जाता है। तो हमने कहा देखो अगर बल की बीमा ये है, तो बल का मात्रक ये है, ये बल का मात्रक हो गया भाई, तो बीमा क्या होगा, तो हमने कहा देखो बीमा इसका होता है m, kg का हो गया m, मीटर का हो गया l, टाइम का हो गया t, तो mLt -2। हमने कहा जे अगर बल की बीमा ये है आपका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमने कहा बल की बीमा mLt -2 हो जाएगा। क्या जगह भैया, mLt -2। ओहो सर बहुत बढ़िया, आप तो सही कह रहे हैं। तो हमने कहा देखो इसी को तो हमने बीमा के फॉर्म में लिखा है। तो हमने कहा अगर किसी भौतिक राशि की बीमा यह है, तो उस भौतिक राशि का मात्रक क्या होगा, तो हमने कहा मात्रक भी यही होगा, जो इसकी बीमा है वही मात्रक है। तो बस इसमें बस इतना डिफरेंस है कि हमने u1 लिया है, तो यहाँ पे m1, l1 और t1 यूज किया है। सेम एज इट इज अगर हम u2 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भैया, u2 की, तो u2 क्या हो जाएगा, ये जो m टू द पावर a, l टू द पावर b, और t टू द पावर c। m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c हो जाएगा। ओहो बहुत बढ़िया,
हमने कहा ये अगर बीमा है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने कहा देखो इसको लिखा जा सकता है इस तरीके से, इस इक्वेशन, इसका इक्वेशंस बनाया जा सकता है। तो हमने कहा इक्वेशन कैसे बनाओगे, मैंने कहा N1U1 इज इक्वल टू N2U2 है, तो हमने कहा N1U1 इज इक्वल टू N2U2 अगर है तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा N1, हमने कहा U1 की जगह आप इसकी बीमा उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमने को बोला M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। हमने U1 की वैल्यू रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। हमने कहा U2 की जगह क्या लिखोगे, तो हमने कहा N2, तो ये आपका जगह M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर क्या आ जाएगा भाई, C हो जाएगा। हमने कहा इसी इक्वेशंस का यूज करके आप क्या करोगे, कन्वर्जन करोगे, इसी सिस्टम का यूज करके, इसी इक्वेशन का यूज करके आप क्या करोगे, कन्वर्जन करोगे, मतलब कन्वर्ट करोगे। अगर SI में वैल्यू दे रखा है तो आप उसको CGS में कन्वर्ट करोगे। मींस अगर मान लो अगर आपके पास N1 दिया हुआ है तो आप N2 निकाल सकते हो, या आपके पास अगर N2 का वैल्यू दे रखा है तो आप N1 का वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। सर कैसे, उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो हमने कहा ठीक है उदाहरण ले लेते हैं। ठीक, आपको कन्वर्ट करना है एक अर्ग को जूल में बदलिए, एक अर्ग को किस में बदलिए भाई, हमने कहा एक अर्ग है, एक अर्ग को आपको जूल में बदलना है। हमने कहा ठीक है बदल देंगे, 2 मिनटों का खेल है, 2 मिनट लगेंगे बस बदलने में। तो सबसे पहला अर्ग और जूल ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस फिजिकल क्वांटिटी का ये यूनिट है, कौन सी भौतिक राशि है, किस भौतिक राशि का मात्रक जूल होता है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए बेटा, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं इसका, कितने बच्चों को पता है कि जूल किसका मात्रक होता है। यस जल्दी से, ओह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस, जिन बच्चों ने जूल का मात्रक जूल बोला कि जूल जो है वो कार्य का या ऊर्जा का मात्रक है, वो सही है। ठीक, तो यहां पे भौतिक राशि कौन सी है भाई, कौन सी भौतिक राशि है, तो हमने कहा यहां पे भौतिक राशि जो है भाई, हमने कहा भौतिक राशि हमने कहा भौतिक राशि यहां पे आपका ऊर्जा भी हो सकता है और कार्य भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही चीज सेम है, ऊर्जा या कार्य। ठीक, तो हमने कहा जो भौतिक राशि है भाई, ये भौतिक राशि या तो ऊर्जा का हो सकता है या कार्य हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जो आपका मात्रक दे रखा है वो किस भौतिक राशि का मात्रक दे रखा है। सबसे पहले आपको भौतिक राशि के मात्रक याद होने चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अर्घ किसकी बात, अच्छा यहां पे इसकी बीमा लिख देते हैं जल्दी से। बीमा, कार्य या ऊर्जा की जो बीमा है, कार्य या ऊर्जा की बीमा क्या होता है भाई, बीमा होता है mL²T-2। क्या होता है mL²T-2, ये कार्य की बीमा है mL²T-2। चलिए अब एक साइड हम लिख देते हैं अर्ग और दूसरी साइड हम लिख लेते हैं जूल। देखिए अर्ग किसका मात्रक है, अर्ग भी कार्य का मात्रक है या ऊर्जा का मात्रक है, बट ये जो मात्रक है ये CGS में है। हमने कहा ये CGS यूनिट है। क्या है भाई, ये CGS यूनिट है। हमने कहा जूल, जूल हमने कहा ये MKS ये SI यूनिट है। तो इसका मतलब हमें जूल को किस में कन्वर्ट करना है भाई, CGS को किस में कन्वर्ट करना है, SI में कन्वर्ट करना है। अगर हमारे पास CGS यूनिट दे रखा है, उस CGS यूनिट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, SI यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए अर्ग कितना, 1। तो हमने कहा मान लो इसको N1 से हम नाम दे देते हैं, ये N1 का वैल्यू 1 दे रखा है, तो जूल का मान निकालना है, मतलब N2 निकालना है आपको। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे बेटा, N2 निकालना है, तो N2 पे क्वेश्चन मार्क लगा दो भाई। ठीक, हमने कहा इसके जो बीमा है उसको लिख दो M1 से, M1 दैट इज 1 ग्राम, L1 दैट इज 1 सेंटीमीटर और T1 दैट इज 1 सेकेंड। देखिए CGS है, CGS यूनिट में द्रव्यमान को ग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। तो इसीलिए हमने M1 का वैल्यू 1 लिख दिया है, L1 का वैल्यू हमने 1 सेंटीमीटर लिख दिया है और T1 का वैल्यू हमने 1 सेकेंड लिख दिया है। ठीक, अच्छा चलिए बात करते हैं SI की। SI में अगर हम बात करें तो M1 का M2 से रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम, तो M2 SI सिस्टम में
मास को किस में मेजर किया जाता है भाई, द्रव्यमान को केजी में। तो हमने कहा m2 जो है वो आपका 1 kg होगा। L2 लंबाई को किस में मेजर किया जाता है, मीटर में। तो हमने कहा L2 का जो वैल्यू है वो 1 मीटर होगा। और टाइम को किस में मेजर किया जाता है, तो टाइम को मेजर किया जाता है 1 सेकेंड में। तो हमने कहा यहाँ पे टाइम को हम 1 सेकेंड लिखेंगे, T2 से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। देखिए समझिए, तो हमने सीजीएस को 1 वाले नोटेशंस दे दिया, हमने एसआई को हमने 2 नोटेशंस दे दिया। आप इसको वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, मतलब अपोजिट वे में भी हम लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास सूत्र क्या है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो हमारे पास है फॉर्मूला है कि N1 M1 L1 T1 N2 L2 T2 के फॉर्म में हम डायमेंशंस लिखेंगे। तो यहां पे लिखा जाएगा अतः N1 बीमा लिखा जाएगा। बीमा क्या है, ml² t-2। तो इसको आप लिख देंगे इस तरीके से। देखिए m1 l1 की पावर कितना है भाई 2, t1 की पावर हो जाएगा -2 बराबर n2 देखिए मास को रखेंगे m2 l2 t2 की पावर -2 और l की पावर 2। बीमा ही रख रहे हैं, बीमा को ही लिख रहे हैं, बस यहाँ पे m1 l1 t1 के पदों में लिखा है, यहाँ पे m2 l2 t2 के पदों में लिखा गया है। बस इतना सा ही डिफरेंस है, इससे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे है ही नहीं। बाकी बीमा ही हमने लिखा है फिजिकल क्वांटिटी का। चलिए कोई बात नहीं। तो हमने कहा n1 का वैल्यू हमारे पास दे रखा है, हमें n2 का वैल्यू निकालना है। n2 निकालना है ना, तो यहाँ पे n2 निकालना है तो इसको उड़ा के इसके डिवाइड में भेज दो, किधर मल्टीप्लाई में उड़ के इधर आ जाएगा, तो किस में चला जाएगा भाई, ये चला जाएगा आपके डिवाइड में। तो हमने कहा n2 जो है वो आपका जाएगा n1 m1 डिवाइडेड बाय m2 l1 डिवाइडेड बाय l2। देखिए इसकी पावर 2 इसकी पावर 2, तो टोटल पावर कितना जाएगा भाई 2 हो जाएगा। t1 डिवाइडेड बाय t2, t1 डिवाइडेड बाय t2 और इसकी घात -2 इसकी घात -2, तो उस पूरी की घात कितना जाएगा -2, ठीक। m1 बाय m2 l1 बाय l2 t1 बाय t2, सिंपल। अगर हमें n1 निकालना होता तो इसको उठा के इसके डिवाइड में भेज देते, तो m2 बाय m1 हो जाता, l2 बाय l1 हो जाता, t2 बाय t1 हो जाता, बाकी उसकी जो भी पावर है वो लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा n1 का वैल्यू कितना है, तो हमने कहा n1 का वैल्यू यहाँ पे 1 है। n1 कितना भाई 1। हमने कहा m1 कितना 1 ग्राम, l1 कितना 1 सेंटीमीटर, t1 कितना 1 सेकेंड, m2 1 kg, l2 1 मीटर, t2 1 सेकेंड। हमने कहा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। तो देखिए m1 आपका जाएगा 1 ग्राम डिवाइडेड बाय m2 आपका जाएगा 1 kg इंटू l1 आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और l2 हो जाएगा आपका 1 मीटर की पावर 2, t1 आपका 1 सेकेंड और डिवाइडेड बाय t2 आपका 1 सेकेंड की पावर -2। तो हमने कहा 1 सेकेंड से 1 सेकेंड आपका कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगा 1, 1 की पावर -2, 1 की पावर -2 कितना होगा भाई 1 होगा। हमने कहा 1 होगा तो 1 से किसी की चीज़ की मल्टीप्लाई करो तो वो उतना ही रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने कहा 1 को छोड़ दो। अच्छा अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें देखिए हमें करना क्या है, हमें केजी को कन्वर्ट कर लेना है ग्राम में। अच्छा 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है, तो 1 ग्राम डिवाइड बाय केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। हमने कहा यहाँ पे मीटर को आप सेंटीमीटर में बदल दीजिए, तो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो हमने कहा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमने कहा ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। तो हमने कहा यहाँ पे बचा आपका 1/1000 और यहाँ पे है देखिए 1/100 का स्क्वायर, 1/100 का स्क्वायर। अगर 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई, 100 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 0 आ जाएगा, मतलब 10,000 आ जाएगा। देखिए जीरो कितना है 1 2 3 4 5 6 7, हमने कहा ये जगह 10 की घात 7। तो हमने कहा n2 का जो वैल्यू है, n2 का जो वैल्यू होगा, चलिए 1/10, क्या भाई सर काहे मिस्टेक कर रहे हो। तो हमने कहा n2 देखिए 1/10 की घात 7 हो जाएगा, 1 के बट्टे में आएगा ना, ये 1 के बट्टे में ना, तो 1 के बट्टे में आ जाएगा 10 की घात 7। इसे 10 की घात 7 को आप ऊपर लेके जाएंगे तो जाएगा 10 की घात -7।
तो हमने कहा n2 का जो वैल्यू है वो 10 की घात कितना आ जाएगा, -7। तो हमने कहा एक अर्ग जो है, एक अर्ग जो है वो 10 की घात -7 जूल के बराबर होता है। एक अर्ग जो है वो 10 की घात -7 जूल के बराबर होता है, या एक जूल जो है वो 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होगा। इसका वाइस वर्सा भी आप लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि एक जूल जो है वो 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होगा। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कन्वर्जन हो गया एक अर्ग का जूल में, एक अर्ग का जूल में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं एक और एग्जांपल। ठीक, एक न्यूटन को डायन में बदलिए। एक न्यूटन को किस में बदलिए भाई, डायन में बदलिए। ओहो बहुत बढ़िया भैया। एक न्यूटन को डायन में कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, न्यूटन किसका मात्रक होता है, सॉरी न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन किस भौतिक राशि का मात्रक, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखिए चलिए भैया सुनिए, बात सुनिए। तो हमने कहा यहाँ पे जो भौतिक राशि है ना, हमने कहा यहाँ पे जो भौतिक राशि है, भौतिक राशि ये है बल, क्योंकि बल का ही मात्रक होता है न्यूटन। तो हमने कहा यहाँ पे भौतिक राशि है न्यूटन, हमने कहा यहाँ पे भौतिक राशि जो है वो आपका क्या है, बल है। और बल का ही मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन होता है। बल का ही मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन होता है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा इसकी बीमा बता दो भाई, बीमा क्या होता है। तो हमने कहा बीमा जो है बल का, ये होता है ml स्क्वायर, सॉरी mlt माइनस 2, mlt माइनस 2 होता है। बल की जो बीमा है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिए बेटा। बल की बीमा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी भौतिक राशियों की जब हम बीमा निकालते हैं तो उसमें बल की बीमा का यूज होता है, याद करिए इसको। ठीक, तो बल की जो बीमा है वो mlt माइनस 2 है। क्या है भाई, mlt माइनस 2। चलिए बहुत बढ़िया। हमने कहा देखिए न्यूटन, एक साइड लिख दीजिए आप न्यूटन, क्या लिख दीजिए भाई, न्यूटन, और एक साइड आप लिखिए डायन। क्या लिखिए भाई, डायन लिखिए। देखिए न्यूटन बल की बीमा है, डायन भी बल की बीमा है। न्यूटन जो है वो एसआई सिस्टम में यूनिट है, ये एसआई यूनिट है, और डायन जो है ये इसका सीजीएस यूनिट है। तो आपको एसआई से किस में कन्वर्ट करना भैया, सीजीएस में कन्वर्ट करना। अगेन एसआई वैल्यू दे रखा है, एसआई वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है भाई, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्ट हो जाएगा। हमने कहा एसआई सिस्टम में n1 कितना दे रखा है भाई, हमने कहा n1 का वैल्यू तो 1 दे रखा है। सीजीएस में n2 का वैल्यू निकालना है, सीजीएस में वैल्यू निकालना, तो हमने कहा n2 निकालना है आपको। हमने कहा न्यूटन एसआई सिस्टम में, और एसआई सिस्टम में मास को लिखा m1 इज इक्वल टू 1 kg। हमने लिखा लेंथ L1 इज इक्वल टू 1 मीटर। हमने लिखा टाइम t1 आपका 1 सेकेंड। ठीक है, अच्छा ऐसे सीजीएस सिस्टम में आ जाते हैं। सीजीएस सिस्टम में आपका मास m2, और मास m2 जो है वो कितना होगा भाई, 1 ग्राम। ठीक, लेंथ L2 कितना होगा भाई, 1 सेंटीमीटर, और t2 टाइम आपका हो जाएगा 1 सेकेंड। ठीक, सेम हमने एक साइड ऐसे सिस्टम के वैल्यूज रख दिया, दूसरे साइड में हमने सीजीएस सिस्टम के वैल्यूज रख दिया हमने। ठीक, क्या रूल यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला वही सिंपल, n1 इंटू बीमा, n1 इंटू बीमा। बीमा क्या है, mlt माइनस 2। तो हमने इसको लिख देना है m1 L1 T1 की पावर -2 इज इक्वल टू n2, ये आपका जो है m2 L2 T2 की पावर -2। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशंस आ गए, लिख दिया हमने। यूनिट और डायमेंशंस के फॉर्म में जो हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख दिया हमने। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या करना है, तो हमने कहा यहाँ पे n1 का वैल्यू हमने लेट किया कि n1 हमारे पास दे रखा 1, n2 का वैल्यू निकालना है। तो हमने कहा यहाँ से n2 निकालेंगे तो इसको उड़ाएंगे इधर, बराबर के इधर उड़ाएंगे। ठीक, हमने कहा उड़ा दो। तो हमने कहा अगर इसको इधर उड़ाएंगे तो हमें n2 मिलेगा। हमने कहा क्या मिलेगा, तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो n1
देखो m1 बाय m2, m1 बाय m2, L2 को उड़ाएंगे इधर तो इंटू L1 बाय L2, T2 को उड़ाएंगे इधर तो हम लिखेंगे T1 बाय T2, क्योंकि दोनों की घात -2 है तो यहाँ पे घात आ जाएगा -2। ओहो सर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हमने कहा आया समझ में? बिल्कुल। क्या हो गया भाई, काहे ऊपर चले गए? चलिए देखिए, इसको रख लेते हैं ऊपर। अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, m1 1 kg, L1 1 मीटर, T1 1 सेकेंड, N2 आपको निकालना है, M2 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर, T2 1 सेकेंड। हमने कहा वैल्यू रख दो। देखिए N1 आपका 1, M1 कितना भाई 1 kg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम इंटू L1 आपका कितना 1 मीटर, L2 कितना, L2 आपका है 1 सेंटीमीटर, और इंटू T1 आपका 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, और T1 और T2 आपका 1 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड की पावर कितना भाई -2। हमने कहा सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, 1 की पावर -2 1 हो जाएगा, छोड़ दो उसको। केजी को कन्वर्ट कर लो यहाँ पे ग्राम में, तो केजी कितना होता है भाई 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। हमने कहा यहाँ पे मीटर को आप बदल लो, सेंटीमीटर में कितना भाई 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1000 गुणा 100। तो हमने कहा 0 काउंट कर लो, यहाँ से आएगा 10 की घात 3, यहाँ से आएगा 10 की घात 2, 10 की घात 3 प्लस 10 की घात 2 की गुणा कर देंगे तो 10 की घात आ जाएगा 5। तो हमने कहा N2 का जो वैल्यू है ये हो गया 10 की घात 5। N2 कितना हो गया 10 की घात 5। तो हमने कहा 1 न्यूटन जो है, 1 न्यूटन जो है वो 10 की घात 5 डायन के बराबर होता है। 1 न्यूटन जो है वो 10 की घात 5 डायन के बराबर होता है। या आप 1 डायन बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई 1 डायन, 1 डायन इज इक्वल टू 1 डायन इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 10⁻⁵ न्यूटन। मतलब 1 डायन जो है वो 10 की घात -5 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में क्या कर सकते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, जस्ट आपको इसी इक्वेशंस के क्या करना है बेटा, यूज करने, इस इक्वेशंस को समझ लो, कुछ नहीं करना आपको। N1 और उसके साथ जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी दे रखा होगा उस फिजिकल क्वांटिटी के यहाँ पे डायमेंशंस को लिख देना है। अगर N1 लिख रहे हैं तो M1 L1 T1 के पदों में लिखना है, यहाँ पे N2 लिख रहे हैं तो M2 L2 T2 के पदों में लिखना है। जस्ट आपको SI सिस्टम और CJ सिस्टम में जो भी वैल्यूज दे रखा होगा उसको लिख देना है, एंड देन वैल्यू आपको क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, बस और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड एप्लीकेशन आपका है, जब हम दूसरे अनुप्रयोग की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन है वो है किसी भी भौतिक समीकरण के बीमीय संतुलन का परीक्षण करना, है ना। कि जो हमारा बीमीय समीकरण है, सॉरी कोई भी भौतिक समीकरण जो है, क्या वो बीमीय विधि से क्या हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है, क्या चेक कर सकते हैं इक्वेशंस को, तो देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है किसी भौतिक राशि के बीमीय संतुलन का परीक्षण करना, है ना। कोई भी आपके पास समीकरण दे रखा है, कोई भी इक्वेशंस दे रखा है, उस इक्वेशंस को हम बीमा की सहायता से ये चेक करेंगे कि वो इक्वेशंस हमारा सही है या गलत है। ठीक, किस लॉ पे ये काम करता है, उसके लिए मैं आपको लॉ बता दूं सबसे पहले। देखिए सिंपल सा लॉ है ना, भौतिक समीकरण को चेक करना, भौतिक समीकरण को चेक करना। ठीक, वो किस लॉ पे वर्क करता है, ये वर्क करता है सिंपल कि जब दो राशियों को जोड़ा या घटाया जाता है, दो भौतिक राशि है, अगर उन दोनों भौतिक राशि को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो उन दोनों भौतिक राशि की जो बीमाएं हैं वो समान होनी चाहिए। समान बीमाओं वाले भौतिक राशि को जोड़ा भी जाता है, समान बीमा वाले भौतिक राशि को घटाया भी जाता है। अगर दो भौतिक राशि जिनकी बीमाएं अलग अलग है तो उन राशियों को कभी भी हम ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं।
सबसे पहली बात, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोला जाता है बेटा? बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो देखिए अगर आप 10 kg में 10 kg आप जोड़ सकते हैं, 10 kg में 10 kg को जोड़ सकते हैं, 10 kg में 10 kg को जोड़ेंगे तो ये आपका जाएगा 20 kg। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या 10 kg में क्या हम 10 मीटर को जोड़ सकते हैं? क्या 10 kg और 10 मीटर को जोड़ा जा सकता है? तो आप कहोगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं, 10 kg को 10 मीटर में नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये kg जो है ये द्रव्यमान है और मीटर जो है लंबाई है, तो लंबाई और मीटर को कभी भी हम जोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास 10 मीटर लंबा तार है और 20 मीटर लंबा एक दूसरा तार है, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास 30 मीटर लंबा एक तार है। तो इसका मतलब लंबाई और लंबाई को जोड़ सकते हैं, द्रव्यमान द्रव्यमान को जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो बीमा है वो आपकी समान है, वो इक्वल है, इक्वल बीमा वाली राशि है ये। लेकिन जब हम द्रव्यमान और लंबाई की बात करते हैं तो द्रव्यमान की बीमा m है और लंबाई की बीमा क्या भाई? l। तो ये इन दोनों की जो बीमाएं हैं वो अलग अलग है, तो इसीलिए अलग अलग बीमाओं वाली भौतिक राशियों को कभी भी हम नहीं जोड़ सकते हैं। अच्छा देखो, अब 10 मीटर को हमने 10-20 मीटर में जोड़ा, में क्या मिला भाई? 30 मीटर। ऐसा तो नहीं कि 10 मीटर में 20 मीटर जोड़ने पर आपको 30 kg मिला, ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब वो सर कैसी बातें कर रहे हो आप कि 10 मीटर में 20 मीटर जोड़ने पे 30 kg कैसे मिल सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये LHS है, मान लो ये आपका RHS है, तो इसका मतलब LHS की बीमा और RHS की बीमा क्या होनी चाहिए भाई? बराबर होनी चाहिए। LHS की बीमा और RHS की बीमा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर LHS और RHS दोनों की बीमाएं बराबर है तो इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन सही होगा। तो अगर हम किसी भी भौतिक राशि की या भौतिक समीकरण को अगर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, कोई भी फिजिकल इक्वेशंस को अगर हम चेक करते हैं, तो उस केस में दोनों साइड की जो बीमा है वो समान होनी चाहिए, हर पदों की जो बीमा है वो समान होनी चाहिए। ठीक, तो इसका आंसर ये लिख सकते हैं हम, ये लिखा जा सकता है इसका आंसर कि हर एक पद की बीमा समान होनी चाहिए। ठीक, यह हम लिख सकते हैं LHS की बीमा, LHS की बीमा और RHS की जो बीमा है ये बराबर होनी चाहिए, बराबर RHS की बीमा। LHS की बीमा और RHS की बीमा अगर बराबर है तो इसका मतलब हमारा जो भौतिक समीकरण है वो सही है। भौतिक समीकरण के सही होने की शर्त, होने की शर्त या शर्तें अब लिख सकते हैं। ठीक, कोई भी भौतिक समीकरण तभी सही हो सकता है जब उसके हर एक पद की बीमा बराबर हो या LHS की बीमा और RHS की बीमा क्या हो भाई? बराबर हो। अच्छा सर, उदाहरण के द्वारा समझाइए। हमने कहा देखो हमारे पास एक इक्वेशन है F बराबर ma, तो हमने कहा F बराबर ma न्यूटन सेकंड लॉ। क्या ये जो इक्वेशंस हमने लिखा है क्या ये इक्वेशंस बीमा के द्वारा सही सिद्ध किया जा सकता है? तो हमने कहा बिल्कुल। हमने कहा LHS की बीमा आप कैलकुलेट कर लो, किसकी बीमा कैलकुलेट कर लो भाई? LHS की बीमा। तो हमने कहा LHS की बीमा क्या है भाई? LHS में क्या है? बल है F, तो हमने कहा F की बीमा। तो हमने कहा F की बीमा क्या होता है भाई? तो F की बीमा है भाई mLT-2। तो हमने कहा LHS की जो बीमा है वो mLT-2 है। हमने कहा RHS की बीमा भी चेक कर लो आप, तो हमने कहा RHS की बीमा, तो RHS की बीमा, RHS में भी क्या है भाई? मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन की बीमा। हमने कहा मास की जो बीमा है वो होता है m, द्रव्यमान की बीमा m हो गया, त्वरण की बीमा जो है वो आपका जाएगा LT-2, त्वरण की जो बीमा होता है वो LT-2, तो mLT-2 हो जाएगा। देखो LHS की बीमा और RHS की बीमा क्या भाई? समान है, तो क्या लिख देंगे? अतः LHS की बीमा बराबर RHS की बीमा, RHS की बीमा। तो हमने कहा LHS की बीमा और RHS की बीमा भाई इक्वल है, इसका मतलब ये जो समीकरण है F = ma ये सही है। तो नीचे लिख दें अतः यह समीकरण सही है,
क्योंकि LHS की बीमा और RHS की बीमा बराबर आ गया, तो LHS और RHS की बीमा बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये जो समीकरण है ये आपका सही है 101%। चलिए बहुत बढ़िया। हमने कहा एक और इक्वेशंस ले लेते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं। हमने कहा बल F बराबर होता है mv²/r, ये होता है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है अभिकेंद्र बल, F बराबर होता है mv²/r। हमने कहा ये जो समीकरण हमने लिखा है F = mv²/r, क्या ये समीकरण बीमा के द्वारा सही सिद्ध किया जा सकता है? क्या चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन सही है या गलत है? हमने कहा बिल्कुल, अगेन वही मेथड आपको अडॉप्ट करना है। अब यहाँ पे लेना है LHS की बीमा। तो देखो RHS लिख दिया मैंने यहाँ पे, LHS की बीमा। देखो LHS में क्या है भाई, बल F, तो हमने कहा F की बीमा क्या होता है भाई, MLT-2। जो बल की बीमा है ये होता है आपका MLT-2, तो हमने कहा LHS की जो बीमा है वो MLT-2 हो जाएगा। ओह बहुत बढ़िया। हमने कहा RHS की भी बीमा निकाल दो, तो RHS की बीमा, RHS में क्या है भाई, तो RHS में हमने कहा mv²/r है। हमने कहा mv²/r। यहाँ पे m आपका द्रव्यमान है, v आपका वेग है और r जो है वो आपका त्रिज्या है। हमने कहा इसकी बीमा निकालो, तो हमने कहा द्रव्यमान की बीमा होता है m, त्वरण की बीमा होता है LT-2, तो -1, MLT-1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। r की जो बीमा है भाई ये हो जाएगा L। r क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या की जो बीमा है वो हमारा L होता है। बहुत बढ़िया। तो हमने कहा देखो ये जो इक्वेशंस आपका होगा ये हो जाएगा ML²T-2, क्योंकि इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये L²T-2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय L। तो हमने कहा एक L से एक L आपका कैंसिल हो जाएगा, तो अगर एक L से एक L को कैंसिल करते तो यहाँ पे आपका बचेगा MLT-2। ठीक, हमने कहा MLT-2 ये RHS की बीमा है और LHS की बीमा है MLT-2, तो MLT-2, तो इसका मतलब LHS और RHS की बीमा क्या है भाई, बराबर है। तो हमने कहा LHS की बीमा बराबर RHS की बीमा, तो LHS और RHS की बीमा बराबर है, तो इसका मतलब ये जो समीकरण है हमारा क्या है भाई, सही है, करेक्ट है। क्लियर? तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको नए अवतार में मैं आपको दिख रहा हूँ, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट डे मैंने जब वीडियो शूट किया था बेटा, वीडियो जो है वो आपका हो गया ब्लर। किस वजह से हुआ नहीं पता, वीडियो ब्लर हुआ। मैंने कहा फिर ब्लर वीडियो अपलोड करना, फिर आपका एक्सपीरियंस सही नहीं रहेगा, ठीक, आपको समझ नहीं आएगा अच्छे प्रॉपर तरीके से। तो फिर मैं आज वीडियो फिर से शूट कर रहा हूँ। आज वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्या ट्रेजेडी हुआ, अभी वीडियो शूट किया मैंने आधे घंटे का, उसमें क्या हुआ, वॉइस नहीं आया। जो मैं बोल रहा था, मैं लिख रहा था, सब कुछ सही शूट हुआ, बट उसमें आवाज़ नहीं आया। तो फिर से मुझे दोबारा से रिकैप, मतलब दोबारा से शूट करना पड़ेगा, ठीक है ना, इस वीडियो को। तो मैंने क्या कर रखा है बेटा, क्वेश्चंस करवा रखा है, ठीक, मतलब लिखा हुआ है बोर्ड पे, जस्ट मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है। तो आप समझिएगा, पूरा डिटेल में मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा कहाँ से किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आया है। तो इसलिए आगे के जो पार्ट्स है उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, जिसमें मैं आपको दिखाने में, जैसे ही देखिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ठीक। जैसे कि हमारे पास गति के समीकरणों को हमने चेक किया कि जो गति के समीकरण है क्या ये सही है या गलत है, मैंने करवा रखा था, बस वीडियो शूट कर रहा था तो सॉल्व किया मैंने, अभी मिटाया नहीं इसको। मैंने कहा इसी में एक्सप्लेन करेंगे, आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो गति के समीकरणों की हम सत्यता की जांच करेंगे कि गति के समीकरण जो है क्या हमारा सही है या गलत है। 3 समीकरण है गति के, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण। देखिए प्रथम समीकरण जो है वो हमारा क्या है भाई, वो हमारा है v = u + at, है ना। हमने कहा ये जो v = u + at है, क्या ये समीकरण सही है या गलत है। हमने कहा ठीक है, अगर ये समीकरण सही है तो इसका मतलब इनके तीनों पदों की जो बीमाएं हैं वो बराबर होनी चाहिए। अगर तीनों पदों की बीमाएं बराबर है तो इसका मतलब समीकरण हमारा सही है। अगर इनमें से एक भी पद की जो बीमा है वो अलग आ जाता है या थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो समीकरण हमारा है ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे सबसे पहले v की जो बीमा है वो लिखिए आप। v की जो बीमा है, v की बीमा होता है भाई LT-1। b क्या है यहाँ पे, तो v यहाँ पे है अंतिम वेग, u आपका प्रारंभिक वेग है, a आपका त्वरण है, t यहाँ पे समय है, s यहाँ पे क्या भाई विस्थापन है,
ठीक, तो हमने कहा v क्योंकि अंतिम वेग है, अंतिम हो, प्रारंभिक हो, तात्क्षणिक हो या आपका क्या कहते हैं माध्य वेग हो, औसत वेग हो, ठीक, हर केस में v की जो बीमा है वो समान रहेगा, वो एक जैसा रहेगा। तो हमने कहा v की बीमा यहाँ पे LT-1 है, u की बीमा यहाँ पे LT-1 है। तो हमने कहा AT की बीमा क्या होगा भाई, A त्वरण है, त्वरण की जो बीमा होता है बेटा LT-2 होता है, इंटू टी कर देंगे तो देखो यहाँ पे घात -2 और यहाँ पे घात 1, तो जोड़ देंगे तो यहाँ पे घात आ जाएगा -1, तो टी की घात कितना आएगा भाई -1, तो ये LT-1। देखो इन तीनों पदों की जो बीमा है वो समान है, तो हमने कहा इन तीनों पदों की बीमा समान है, इसलिए जो समीकरण हमारा क्या है भाई सही है, सत्य है। ठीक, दूसरे समीकरण की बात करते हैं। तो सेकंड समीकरण यहाँ पे हमारे पास s ut प्लस हाफ ऑफ AT²। अगेन यहाँ पे s जो है वो क्या है भाई विस्थापन है, s क्या है यहाँ पे विस्थापन है। तो हमने कहा s अगर विस्थापन है तो इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो हमने कहा s विस्थापन है तो विस्थापन का जो बीमा है वो आपका जाएगा L, चाहे विस्थापन हो, त्रिज्या हो, ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, इन सब की जो बीमा है वो L होता है, क्योंकि ये सब क्या है भाई लंबाई ही है, ठीक है ना। परिधि है, परिधि, परिमाप, इन सब की बीमा भाई क्या होता है भाई L होता है। ठीक, तो S की जो बीमा है वो L हो जाएगा। दूसरा पद यहाँ पे है UT, तो U की जो बीमा है बेटा LT-1 और यहाँ पे जो है T1, देखो घात यहाँ पे -1 है, यहाँ पे घात +1 है, तो जोड़ेंगे तो घात हो जाएगा आपका 0, तो t की घात 0, तो इसका मतलब है अगर t की घात अगर 0 है तो इसका मतलब आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। दूसरा आपका पद है हाफ ऑफ AT², हाफ ऑफ AT²। तो हाफ ऑफ AT² में a आपका त्वरण है, तो त्वरण की यहाँ पे बीमा हो जाएगा LT-2 और यहाँ पे t² की बीमा, तो यहाँ पे घात देखो -2 है और यहाँ पे t की घात 2 है, तो घात कितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। तो घात 0, तो क्या बचेगा, केवल आपका बचेगा L। तो हमने कहा देखो यहाँ पे इसकी बीमा L है, इसकी बीमा L है, यहाँ पे भी बीमा क्या है भाई L है, तो इसका मतलब इन तीनों पदों की जो बीमा है वो बराबर है। तो S की बीमा बराबर UT की बीमा बराबर हाफ ऑफ AT² की बीमा। इसका मतलब ये जो समीकरण हमारा है ये हमारा समीकरण क्या भाई सही है, एक्यूरेट है, ठीक है। चलिए बात करते हैं थर्ड इक्वेशंस की। किसकी बात करते हैं, थर्ड इक्वेशंस की। तो थर्ड इक्वेशंस आपका होता है, तीसरा जो समीकरण है गति का वो है आपका v² = u² प्लस 2as। क्या है भाई v² = u² प्लस 2as। चलिए हमने कहा यहाँ पे v² की बीमा LT-1 की घात 2 हो जाएगा, है ना। तो L का स्क्वायर, L की घात -1 गुणे 2, तो कितना आएगा भाई -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे t की घात जो है वो -2 हो जाएगा। ठीक, सेम एज इट इज यहाँ पे u², तो u की जो बीमा है वो LT-1 है, LT-1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे L का स्क्वायर करेंगे L², t की घात -1 की अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे t की घात हो जाएगा -2। ठीक है, चलिए 2as, तो 2 एक नंबर है ना, इस नंबर की कोई बीमा नहीं होता भाई, नंबर की बीमा 0। ठीक, तो a त्वरण की जो बीमा है वो LT-2 है, विस्थापन की बीमा भाई L है। तो यहाँ पे L की घात 1, यहाँ पे L की घात 1 गुणा करेंगे, घातें जोड़ेंगे तो L1 + 1 क्या जाएगा 2, तो यहाँ पे L की घात 2 और t की घात आ जाएगा -2। अगेन आप चेक करेंगे तो इन तीनों पदों की जो बीमाएं हैं वो समान है, तो हमने लिखा v² की बीमा बराबर u² की बीमा बराबर 2as की बीमा। तो इसका मतलब ये जो समीकरण है ये भी हमारा सही है, क्योंकि तीनों पदों की जो बीमाएं हैं वो इक्वल है, वो एक जैसा है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमारा है W बराबर mgh प्लस हाफ ऑफ mv², mgh प्लस हाफ ऑफ mv²। हमने कहा W यहाँ पे कार्य है, h यहाँ पे ऊंचाई है, v आपका चाल हो गया, m द्रव्यमान है और g जो है यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है। और ये जो समीकरण ये बेसिकली कार्य ऊर्जा प्रमेय को रिप्रेजेंट करता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय का एक जनरल रूप है ये, है ना। सामान्य रूप में हम देखते हैं W = mgh प्लस हाफ ऑफ mv²। हमने कहा ये जो समीकरण है ये बीमीय विधि से क्या ये सही है या गलत है उसकी चेक करेंगे। तो अगेन हमने सेम मेथड यहाँ पे प्रोसीजर यूज किया, हमने W की बीमा लिखा भाई mL²t-2। दूसरा फिर हमने लिखा mgh की बीमा, mgh दैट इज mg यहाँ पे क्योंकि त्वरण है और त्वरण की जो बीमा होता है बेटा LT-2
2 और H की बीमा जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई L हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ml² t माइनस 2, ml² t माइनस 2 हो जाएगा। ओहो बहुत बढ़िया। हमने कहा mv² की बीमा निकालते हैं, हाफ ऑफ mv² की। तो हाफ ऑफ mv² की बीमा, हाफ अगेन नंबर है, नंबर की कोई बीमा नहीं होता है। m की बीमा यहाँ पे लिखते द्रव्यमान की m, v यहाँ पे क्या है वेग या चाल, वेग या चाल की जो बीमा होता है बेटा वो lt माइनस 1 होता है। क्या होता है lt माइनस 1। तो lt माइनस 1 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे l का स्क्वायर हो जाएगा t की घात माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखिए t की घात माइनस 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा ये t की घात माइनस 1 गुणा 2, तो ये t की घात माइनस का 2, क्या जाएगा t की घात माइनस का 2। तो यहाँ पे t की घात हो जाएगा माइनस का 2। तो इसका मतलब इन तीनों पदों की बीमा अगेन क्या है भाई एक जैसा है, इक्वल है। तो इसका मतलब इन तीनों पदों की बीमा समान है। तो इसका मतलब ये समीकरण जो है वो बीमे विधि से क्या है भाई सही है, समीकरण हमारा करेक्ट है। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा उदाहरण यहाँ पे है कि वेग v बराबर होता है रूट दाब बटा x, रूट दाब बटा x, तो x की बीमा ज्ञात कीजिए। हमने कहा ये समीकरण बीमे विधि से सही है। और क्या कहता है बीमे विधि, बीमे विधि कहता है अगर समीकरण सही है तो इसका मतलब LHS की बीमा और RHS की जो बीमा है वो बराबर होनी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है LHS RHS की बीमा बराबर कर लेते हैं। तो हमारे पास है वेग बराबर रूट ऑफ p बाय x। ओह बहुत सुंदर। चलिए तो हमने कहा स्क्वायर कर दो बोथ साइड में, तो v² इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका p बाय x हो जाएगा। तो x को इधर ट्रांसफर करिए, v² को इसके डिवाइड में ट्रांसफर करिए, तो x बराबर हो जाएगा आपका p² बटा v²। हमने कहा x की जो बीमा है वो क्या आ जाएगा भाई, तो x की बीमा हो जाएगा आपका p, यहाँ पे क्या है भाई दाब है, क्या है भाई दाब, दाब की जो बीमा है ये होता है ml-1 t-2, याद करिए इसको। ठीक, डिवाइडेड बाय v² की बीमा, तो v यहाँ पे क्या है भाई lt-1, तो lt-1 का स्क्वायर हो जाएगा, lt-1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो l² t की घात कितना आ जाएगा भाई -2 हो जाएगा। तो t की घात -2 से t की घात -2 हमारे क्या जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे और ये l की घात ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो -1 और -2, तो ये घात कितना आ जाएगा l की घात -3। तो a की जो बीमा है ये आपका हो गया m l की घात -3, और m l की घात -3 जो है ये घनत्व की बीमा है भाई। किसकी बीमा है भाई, घनत्व की बीमा है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब x जो राशि है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो घनत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, किसी भौतिक राशि a का सूत्र a बराबर रूट ऑफ दाब बटा घनत्व, तो a की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो आपको a की बीमाएं निकालनी है भाई, क्या निकालनी है भाई a की बीमा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा a बराबर दाब बटा घनत्व, दाब को p से रिप्रेजेंट करते हैं, घनत्व को d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a बराबर जो रूट ऑफ p अपॉन d हो जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं। हमने कहा a की जो बीमा है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो p की बीमा ऊपर नीचे घनत्व की बीमा। p की जो बीमा है वो आपका है ml-1 t-2, और घनत्व की जो बीमा है ये आपका हो जाता है ml की घात -3। देखिए m से आपका m कैंसिल हो जाएगा, m से m को कैंसिल कर देंगे, l की घात -3 ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, तो l की घात हो जाएगा -1 प्लस का 3, और t की घात -2 आपका एज इट इज रहेगा। देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो l की घात 2 t की घात -2। हमने कहा अगर इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, l² का स्क्वायर रूट l आ जाएगा, t की घात -2 का स्क्वायर रूट t की घात -1 हो जाएगा। तो a की जो बीमा है वो lt-1 होता है, और lt-1 ये किसकी बीमा है भाई, ये बेग की बीमा है। तो इसका मतलब a जो भौतिक राशि है ये बेग है। क्या भाई बेग, या आप चाल भी बोल सकते हैं कि ये चाल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि चाल और बेग दोनों की बीमाएं समान है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन है वॉन डेर वाल गैस समीकरण P + a/v² ब्रैकेट में आपका v - b बराबर RT में मात्रकों a व b के मात्रक एवं बीमाएं ज्ञात कीजिए। है ना, RT में आपको a और b जो मात्रक है इनकी मात्रक और बीमाएं लिखनी है, मात्रक भी लिखना है भाई आपको और इनकी बीमाएं भी लिखनी है, दोनों चीज लिखेंगे। ठीक, चलिए देखिए तो यहां पे कह रहा है कि जो क्वेश्चन है ये वॉन डेर वाल गैस समीकरण है। वॉन डेर वाल गैस समीकरण में
P जो है वो दाब को रिप्रेजेंट करता है, V आपका वेग होता है और R आपका गैस नियतांक होता है और T यहाँ पे क्या है भाई, ताप है। हमने कहा P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। देखो हमने कहा इन दोनों पदों को आपस में जोड़ा जा रहा है, इन दोनों पदों को आपस में क्या करा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। इन दोनों पदों को आपस में तभी जोड़ा जा सकता है जब इन दोनों पदों की बीमाएं बराबर हो, है ना। एक जो आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो यही बोलता है कि दो भौतिक राशि को तब हम जोड़ सकते हैं या तभी हम घटा सकते हैं जब दोनों की बीमाएं क्या हो भाई, बराबर हो। तो इसका मतलब P में अगर हम a अपॉन वी स्क्वायर जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब P की जो बीमा है वो a बाई वी स्क्वायर की बीमा के बराबर होनी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा P की जो बीमा है वो होता है आपका ml माइनस वन टी माइनस टू डिबा इज इक्वल टू a की बीमा अपॉन v, यहाँ पे क्योंकि v आयतन है और आयतन की जो बीमा होता है बेटा वो l क्यूब होता है, तो l क्यूब का क्या कर लेंगे हम, स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे v का स्क्वायर है। हमने कहा अगर इसका स्क्वायर करते तो l स्क्वायर, l की पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो l की घात 6 हो जाएगा और इसका इधर गुणा कर देंगे हम, ये डिवाइड में है इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, l की घात 6 हो जाएगा। ठीक, तो हमने कहा l की घात 6 यहाँ पे है और l की घात -1 है, तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 5 आएगा। तो यहाँ पे l की घात हो गया 5 और t की घात हो जाएगा बेटा -2। दूसरा अगर हम यहाँ पे v की बीमा की बात करते हैं तो v की जो बीमा है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगेन इन दोनों पदों को आपस में अगर हम घटा रहे हैं तो इन दोनों पदों को आपस में तभी घटा सकते हैं जब इन दोनों की बीमाएं आपस में क्या होंगी भाई, बराबर होंगी। तो अगर इन दोनों पदों की बीमाएं बराबर हैं तो v की बीमा और v की बीमा क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो v यहाँ पे आयतन है तो इसलिए v की जो बीमा है वो आपका जाएगा l क्यूब, तो यहाँ पे b की जो बीमा है वो आपका जाएगा l क्यूब। तो ये तो क्या बीमाओं की बात। जब हम बात करेंगे मात्रकों की, किसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा a का मात्रक, देखिए इसी बीमा से लिखा जाएगा भाई, यहाँ पे जो बीमा हमने लिखा है ना इसी बीमा से लिखा जाएगा। m क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है भाई kg, है ना। l क्या है यहाँ पे, लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर की घात 5। t यहाँ पे क्या है भाई, t यहाँ पे सेकंड है, तो यहाँ सॉरी समय है, समय का मात्रक क्या जाएगा, t की सेकंड की पावर -2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे b की जो बीमा है वो आपका क्या जाएगा मीटर क्यूब, क्योंकि इसका डायमेंशन वो l क्यूब होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या तरीका है, कह रहे कि दाब P बराबर b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए टी, है ना, जहां पे x दूरी, t आपका समय है, a तथा b जो है वो आपका नियतांक है और नियतांकों a व b की जो बीमाएं हैं वो आपको ज्ञात करना है कि a और b की बीमा क्या है। ठीक, तो सिंपल देखिए सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन दे रखा, दाब P बराबर b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी है, b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा यहाँ पे जो b में से हम एक्स स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं तो b में से एक्स स्क्वायर तभी माइनस हो सकता है जब b और एक्स स्क्वायर की बीमा बराबर हो, है ना। तो हमने कहा यहाँ पे जो b की जो बीमा है वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो एक्स स्क्वायर की बीमा के बराबर होनी चाहिए। हमने कहा बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर की बीमा के बराबर लिख दो। हमने कहा यहाँ पे b की जो बीमा है वो क्या हो जाएगा, वो l स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे दूरी है और दूरी की जो बीमा होता है बेटा वो l होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा जब हम बात करेंगे समीकरण हमारा सही है, बीमीय विधि से, बीमीय विश्लेषण विधि से अगर हम चेक करते हैं ये समीकरण हमारा सही होना चाहिए। ये तभी सही हो सकता है जब LHS की बीमा और RHS की बीमा क्या हो भाई, बराबर हो। तो हमने कहा यहाँ पे P की जो बीमा है वो किसके बराबर हो, वो b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी की बीमा के बराबर हो, b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी के बीमा के बराबर हो। तो हमने कहा P की बीमा क्या है यहाँ पे, तो हमने कहा P की जो बीमा है वो ml माइनस 1 t माइनस 2 होगा, क्योंकि P क्या है भाई यहाँ पे दाब है और दाब की बीमा होता है ml माइनस 1 t माइनस 2 होता है। दूसरा b माइनस एक्स स्क्वायर की जो बीमा है वो l स्क्वायर हो जाएगा। देखिए b की बीमा l स्क्वायर और x की बीमा l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बराबर 0 अगर आप लिखें तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, हमें दोनों की बीमा नहीं लिखना है, दोनों का एक ही बीमा लिखना है जो कि क्या है भाई, l स्क्वायर है। तो b माइनस एक्स स्क्वायर की जो बीमा है वो l स्क्वायर है, तो l स्क्वायर लिखेंगे हम, डिवाइडेड बाय a की बीमा और यहाँ पे t समय है, समय की बीमा आपका क्या जाएगा भाई, t हो जाएगा। तो हमने कहा यहाँ से a की बीमा निकाल लेते हैं, तो a को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो a की जो बीमा है वो आपका जाएगा l स्क्वायर डिवाइडेड बाय ml माइनस 1 t माइनस 2 इंटू t1 है। ठीक, तो हमने कहा ये l ऊपर जाएगा, ये m भी ऊपर चला जाएगा, तो m की घात हो जाएगा -1
और देखिए -2 यहाँ पे घात है t की और घात है 1, तो यहाँ पे घात बनेगा t की घात -1। क्या बनेगा? t की घात -1 है ना। ये घात ऊपर जाके क्या जाएगा? t की पावर 1 हो जाएगा, और m की घात 1 है, ये ऊपर जाके क्या जाएगा? m की घात -1 हो जाएगा। तो बीमा क्या बनेगा? m की घात -1, l की पावर 3, t की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको बस क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बेटा आपको यहाँ पे a और b का मात्रक लिखना है कि a का मात्रक क्या है भाई और b का मात्रक क्या है, इस बीमा के बेसिस पे आपको लिखना है। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा कि a और b की बीमाएं क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन है वो है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। थर्ड जो यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन है कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। अगर हमारे पास 3 या 4 भौतिक राशियां दे रखा और उनके बीच में अगर हमें एक संबंध स्थापित करना है, तो वो संबंध जो है वो बीमीय विश्लेषण विधि से हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 2 क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पे, 2 क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से हम विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, उदाहरण है कि सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र का निगमन कीजिए। बीमीय विधि से आपको सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र का निगमन करना है। सरल लोलक का जो आवर्तकाल है t, वो लोलक की लंबाई l, गुरुत्वीय त्वरण g और लोलक के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किस किस पे निर्भर कर रहा है? l पे, g पे और m पे निर्भर करता है। तो इस केस में हमें करना है क्या है? सिंपल देखिए, हमें यहां पे मान लेना है, माना कि जो t है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है l की पावर a, g की पावर b और यहां पे m की पावर c। क्या हमें नहीं पता क्या रिलेशन है, तो एक ऑर्बिट्री रिलेशन हम यहां पे कंसीडर कर लेंगे कि t इज प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर a, g टू द पावर b और m टू द पावर c हो जाएगा। हमने क्या कहा? हमने कहा इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहां से अगर आप रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आएगा k, l टू द पावर a, g टू द पावर b, m टू द पावर c। हमने कहा k यहाँ पे एक नियतांक है और एक बीमाहीन नियतांक है। k जो है वो क्या है भाई? ये बीमाहीन नियतांक है, बीमाहीन नियतांक है। तो हमने कहा इसकी कोई बीमा नहीं है भाई, ये बीमाहीन है, बीमाहीन नियतांक है। ठीक है, हम दोनों पक्षों की क्या करेंगे? बीमा लिख देंगे। दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, दोनों पक्षों की बीमा लिख देंगे हम, क्योंकि बीमीय विधि से अगर ये समीकरण सही है तो इसका मतलब LHS की बीमा और RHS की बीमा क्या होनी चाहिए भाई? बराबर होनी चाहिए। हमने कहा t यहाँ पे आवर्तकाल है, तो आवर्तकाल का मतलब टाइम होता है, इसकी बीमा होता है t। k क्योंकि यहाँ पे बीमाहीन राशि है तो k की बीमा यहाँ पे हो ही नहीं सकता है, तो k को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। l लंबाई की जो बीमा है बेटा l होता है, तो l की घात a, g यहाँ पे त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण की जो बीमा होता है भाई ये होता है LT-1, तो LT-1 की पावर b और यहाँ पे मास m की बीमा हो जाएगा बेटा c हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको t केवल है ना यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं m की घात 0, l की घात 0, t की घात 1। जो टर्म्स मिसिंग होंगे उसकी घात क्या लिख देंगे भैया? 0 लिख देंगे हम। चलिए देखिए, यहाँ पे l की घात a और यहाँ पे l की घात b है, तो घात हो जाएगा l की a प्लस b। यहाँ पे t की घात -1 की पावर b है, तो t की घात हो जाएगा माइनस का b और m की घात यहाँ पे हो जाएगा भाई c। दोनों पक्षों में हम घातों की क्या कर देंगे बेटा? तुलना कर देंगे। किसकी तुलना करना है? यहाँ पे घातों की तुलना करना है। जब घातों की तुलना करेंगे हम यहाँ पे, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका 0। देखिए यहाँ पे a प्लस बी, l की घात, यहाँ पे l की घात क्या है भाई? 0 है, तो हम क्या लिखेंगे? a प्लस बी बराबर 0। देखिए यहाँ पे t की घात है -1, तो t की घात माइनस का b, सॉरी t की घात -b, और यहाँ पे देखिए t की घात कितना है भाई? 1 है, तो ये -b जो है वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। सॉरी क्या लिख दिया मैंने? तो यहाँ पे -b जो है वो आपका किसके बराबर होगा बेटा? 1 के बराबर हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू आपका जाएगा -1। और c देखिए यहाँ पे c की घात, किसकी घात है ये? c यहाँ पे m की घात है और यहाँ पे m की घात क्या भाई? 0 है, तो यहाँ पे c बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो b का वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो a -1 बराबर 0, तो यहाँ से a आ जाएगा आपका 1। हमने क्या करना है? यहाँ से उठा के यहाँ पे b का वैल्यू रख देना है।
यहाँ पे b का वैल्यू है आपका -1, तो यहाँ पे b की जगह -1 रखेंगे तो a आ जाएगा आपका प्लस का 1। तो a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया -1, c का वैल्यू हो गया आपका 0। इस वाले समीकरण में, ये समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 में अगर हम वैल्यू रखते हैं तो t बराबर हो जाएगा आपका k l की घात a, l की घात a का वैल्यू कितना भाई 1 है। रुक जाइए एक मिनट। अच्छा, त्वरण है ना यहाँ पे, जी त्वरण है, त्वरण की बीमा होगा 2 माइनस का 2, तो ये माइनस का 2b हो जाएगा बेटा, क्या जाएगा माइनस का 2b हो जाएगा, तो ये माइनस का 2b हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक, यहाँ पे आपका b जो है माइनस का 2b बराबर 1 हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2। तो यहाँ पे b का वैल्यू रिप्लेस करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो a माइनस का 1/2 बराबर 0, तो a बराबर हो जाए 1/2, तो a का मान हो जाए 1/2, ठीक। तो a b c का वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। तो ये इक्वेशन हो गया t बराबर k l की पावर 1, तो 1/2 हो जाएगा, l की घात a है ना, तो a की जगह हम ले लेंगे 1/2, l b की सॉरी g की घात b, g की घात b है आपका माइनस का 1/2, और यहाँ पे m की घात c, और c का वैल्यू है बेटा 0, ठीक। क्या लिखेंगे, ये घात माइनस का 1/2 है, इसको डिवाइड में ले लेंगे, तो l की घात 1/2 और j की घात 1/2, 1/2 का मतलब होता है कि रूट x को लिखते हैं बेटा x की घात 1/2, तो x की घात अगर 1/2 है तो उसको किस में लिखेंगे, रूट में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे l की घात 1/2 है, j की घात 1/2 है, तो इनको किस में लिखा जाएगा, इनको लिखा जाएगा रूट के अंदर, तो इसको लिखा जाएगा रूट l बाय रूट g। तो हम इसको पूरा लिख सकते हैं t = k रूट ऑफ l बाय g। तो ये आपके आवर्तकाल का सूत्र हो जाएगा, ठीक। ये सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र हो गया, t बराबर k रूट ऑफ l बाय g होता है, रूट l बाय g, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया सरल लोलक पे बेस्ड। चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक। उदाहरण नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है, उससे पहले पानी पी लूँ मैं थोड़ा सा। देखिए, एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, देखिए यहाँ पे अभिकेंद्र बल, इसको F से रिप्रेजेंट करेंगे हम। अभिकेंद्र बल F कण के द्रव्यमान m, वृत्त की त्रिज्या r तथा कण की चाल v पर निर्भर करता है। इस अभिकेंद्र बल का सूत्र बीमीय विश्लेषण विधि से स्थापित कीजिए, है ना। किस विधि से करना भाई, बीमीय विश्लेषण विधि से इस अभिकेंद्र बल का सूत्र का निगमन करना है। किसका निगमन करना है, अभिकेंद्र बल का निगमन करना है। ओहो बहुत सुंदर भाई, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल। हमने कहा बहुत सिंपल तरीका है भाई, बहुत सिंपल तरीका है। क्या तरीका है, तो हमने कहा देखो सिंपल, अभिकेंद्र बल किस किस कारकों पर निर्भर कर रहे हैं, अभिकेंद्र बल जो है वो किन किन कारकों पर निर्भर कर रहा है। तो हमने कहा ये निर्भर कर रहा है कण के द्रव्यमान m पे। तो हमने बोला कि जो अभिकेंद्र बल है F इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, है ना। और दूसरा किस पर निर्भर कर रहा है, ये त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। तो हमने बोला r टू द पावर ले लो आप b, और किस पर निर्भर कर रहा है, ये कण की चाल पर निर्भर कर रहा है। तो हमने क्या बोला v की पावर c। तो F इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a, r टू द पावर v और v टू द पावर c हो जाएगा, ठीक। अगेन यहां से जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा k, m टू द पावर a, r टू द पावर v, b टू द पावर c। इसको ले लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पे k क्या है बेटा, k जो है वो एक बीमाहीन राशि है ना। k एक बीमाहीन राशि है, इसकी कोई बीमा नहीं है। हमने कहा दोनों पक्षों की बीमा लिख दो, तो दोनों पक्षों की बीमा अगर लिखेंगे, दोनों पक्षों की बीमा लिखते हैं, है ना। दोनों पक्षों की अगर बीमा हम लिख दें बेटा यहाँ पे, तो क्या होगा, देखो F बल है, बल की बीमा m l t माइनस 2 बराबर k बीमाहीन राशि है, k की बीमा को छोड़ दो, नहीं लिखते हम।
m क्या है भाई, द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा क्या होता है भाई, m होता है, तो m टू द पावर, हमने कहा r क्या है भाई यहाँ पे, तो हमने कहा r यहाँ पे त्रिज्या है, और त्रिज्या की जो बीमा होता है बेटा वो l होता है, तो l की पावर b, है ना। और यहाँ पे v क्या है भाई, v यहाँ पे वेग है, और वेग की जो बीमा है वो आपका था एल टी माइनस वन की घात c हो जाएगा। वेग की जो बीमा है वो एल टी माइनस वन होता है, तो एल टी माइनस वन की पावर क्या हो जाएगा भाई, c हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते इसको हम, तो m टू द पावर a, l टू द पावर b, यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे मतलब पावर करेंगे c, तो l की पावर c और t की घात आ जाएगा माइनस का c, तो ये आपका जाएगा m l t माइनस टू बराबर, देखिए m की घात a, l की घात b प्लस c हो जाएगा ये, और t की घात हो जाएगा माइनस का c, t की घात हो जाएगा माइनस का c। दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, घातों की तुलना कर देंगे, घातों की तुलना कर देंगे। अगर दोनों पक्षों में घातों की तुलना करते हैं तो देखिए यहाँ पे m की घात 1 है, यहाँ पे m की घात क्या है भाई, a है, तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे l की घात 1 है और यहाँ पे l की घात b प्लस c है, तो हमने कहा b प्लस c बराबर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने कहा देखो यहाँ पे t की घात है माइनस का 2, यहाँ पे t की घात है माइनस का c, तो हमने कहा माइनस c बराबर हो जाएगा माइनस का 2, तो c बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। हमने c का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो b प्लस 2 बराबर 1, तो यहाँ से b आपका आ जाएगा माइनस का 1, तो हमने कहा a की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगा माइनस का 1, c की वैल्यू हो जाएगा आपका 2। ये जो वैल्यू है ये उठा के आप इक्वेशन नंबर किस में रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो भाई, ये उठा के कहाँ रख दो भाई, ये उठा के रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, f इज इक्वल टू के m टू द पावर a, r टू द पावर v और v टू द पावर c। देखो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, f इज इक्वल टू के m टू द पावर a, r टू द पावर v, v टू द पावर c। तो हमने कहा a का वैल्यू कितना है 1, तो m की घात 1 हो जाएगा, b का वैल्यू है -1 और c यहाँ पे है 2, तो हमने कहा वैल्यू रिप्लेस कर दो। हमने कहा f इज इक्वल टू के m टू द पावर 1, r टू द पावर -1 और v टू द पावर 2 हो जाएगा। k का वैल्यू यहाँ पे बाय एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो 1 होता है, तो k का वैल्यू 1 रख देंगे, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा m टू द पावर 1 v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r की पावर हो जाएगा हमारा 1। ठीक, तो क्या हो गया, f जो यहाँ पे समीकरण बना वो आपका बना mv स्क्वायर बाय r, और mv स्क्वायर बाय r जो है ये अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है। ठीक, तो अभिकेंद्र बल का सूत्र जो है हम बीमे विधि से इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में आज, क्योंकि बहुत बार रिकॉर्ड करना पड़ा मुझे वीडियो को, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस बेल को दबाइएगा। चैनल पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स से रिलेटेड कंटेंट्स आपको रेगुलरली प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप इन वीडियो से आप अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।